हेलो एवरीवन। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 9 विच इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम सबसे पहले समझेंगे कि मिनरल्स और ओर्स क्या होती हैं। ठीक है, जो भी इससे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं वो हम सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टर्म्स आती हैं जो आपको बेसिक टर्म्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, मिनरल्स हमारे पास क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली हमारे पास नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जहां जहां से हमें कोई भी मेटल है वो मिल सकता है। ठीक है, मिनरल्स क्या हो गए? ऐसी जगहें होगी जहां पे हमें बेसिकली मेटल मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आता है ओर। ठीक है, और बेसिकली वो वाली मिनरल होती है जहां से हम मेटल को सबसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली और भी मिनरल ही हुई, लेकिन ऐसा मिनरल हुआ और जहां से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस having having metals in combined state, having metals in combined state combined state और नेटिव स्टेट। ठीक है, जहां से भी ऐसे नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस जिसमें मेटल हो सकता है कंबाइंड स्टेट में या फिर अपनी नेटिव स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऐसे नहीं होगा कि कैल्शियम एग्जिस्ट करेगा, वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, वैसे ही कैल्शियम फ्लोराइड भी हो सकता है। तो वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा और वहां से फिर हमें कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने मार्क करके लिखना है कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डू नॉट कंटेन डू नॉट कंटेन नाइट्रेट एज देयर। हमेशा याद रखना कि मिनरल्स कभी भी नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मिनरल्स डू नॉट कंटेन नाइट्रेट NO3-। ठीक है, एज दे आर वाटर सॉल्यूबल। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। एज दे आर वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्या पता आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आपने ध्यान रखना है किस में नहीं करता है, मिनरल्स में नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो वो वैसे नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और क्या हो गई? और मिनरल ही होता है, तो आप लिखोगे अ मिनरल अ मिनरल इज एन और। एक मिनरल को हम और तब कहेंगे, कब? फ्रॉम विच metal can be from which metal can be extracted from which metal can be extracted easily and profitably। ठीक है, प्रॉफिटेबली। ठीक है, ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को सबसे इजीली और सबसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे वो और होगा। क्या मैंने काफी बार बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टर्म आती है वो आती है आपके पास गैंग। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं, या फिर मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे पास बेसिकली ये जो गैंग या फिर जो मैट्रिक्स होती है, ये बेसिकली क्या होती है, जो देखो
हमें अर्थ की क्रस्ट में से मिनरल्स मिले और मिली, ठीक है, जिसमें से हमने अपने मेटल को निकालना है। ठीक है, तो हमने अर्थ की क्रस्ट में से वो निकाल दिया। ठीक है, अब ऐसा होगा अर्थ की क्रस्ट में तो काफी सारी इम्प्योरिटीज, अर्ली इम्प्योरिटीज उसके साथ लगी होंगी। ठीक है, तो उन अर्ली इम्प्योरिटीज को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या होती है ये, अर्ली इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पास, बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो गैंग बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं जब। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, स्लैग बनता है। ठीक है, किसमें, मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में। तो हम क्या समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पहले ओर को निकाला, उसमें कुछ अर्ली इम्प्योरिटीज लगी थी जिनको हमने गैंग बोला या फिर मैट्रिक्स बोला। फिर अगर हम उसके अंदर फ्लक्स डाल देते हैं तो जो वो फ्लक्स है और जो मैट्रिक्स है या फिर गैंग है, वो आपस में मिलेंगे और वो स्लैग बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं स्लैगिंग। स्लैगिंग होगा, स्लैगिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम जो इम्प्योरिटीज है, गैंग पार्टिकल्स हैं, उनको निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ये हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्यूजिबल नहीं होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद देखो हमारे पास जो ये फ्लक्स होता है ना, अब ये फ्लक्स हमारे पास ना दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हमारे पास हो सकता है एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, और एक हो सकता है हमारे पास बेसिक फ्लक्स। ठीक है, एक हो सकता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स हम कब यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होगा, इट कन्वर्ट्स, जो एसिडिक फ्लक्स होगा, इट कन्वर्ट्स बेसिक मैट्रिक्स टू slag। ठीक है, इट कन्वर्ट्स बेसिक मैट्रिक्स टू slag। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि SiO2। ठीक है, बी B2O3। ठीक है, P4O8। मैंने आपको बताया था जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास, फिर हम क्या लिखेंगे, देखो जब हम मेटलर्जी करते हैं कॉपर की, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल करवा रही हूं मैं इसका। ठीक है, जब हम मेटलर्जी करते हैं देखो कॉपर की, तो देखो उसके अंदर जो हमारे पास, देखो जब मेटलर्जी करते हैं कॉपर की, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है या फिर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं, आयरन ऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं उसके अंदर गैंग। अब ये देखो क्या है, जो फेरस ऑक्साइड है ये मेटालिक ऑक्साइड है, यानी कि कैसे नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, फिर अब अगर हमने इसको निकालना है तो इसके अंदर जो हम फ्लक्स डालेंगे वो हम एसिडिक नेचर का डालेंगे। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं SiO2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स है, और ये कैसे नेचर का फ्लक्स है, हमारे पास एसिडिक नेचर का फ्लक्स है। ठीक है, अब जब हम इसकी स्लैगिंग, अब आपको पता है इधर क्या होगी, स्लैग की फॉर्मेशन, और क्या बन जाएगा, FeSiO3। ठीक है, ये होता है स्लैग। ठीक है, और कैसा होता है ये, मोल्टन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्लैगिंग। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है जो फ्लक्स है, वो हमारे पास बेसिक फ्लक्स भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बेसिक फ्लक्स। ठीक है, जो बेसिक फ्लक्स होगा, इट कन्वर्ट्स एसिडिक मैट्रिक्स टू स्लैग। ठीक है, एसिडिक मैट्रिक्स टू स्लैग। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेगा स्लैग में। ठीक है, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद MgCO3। ठीक है,
या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मेटल का ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के हो गए एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंगली ये यूज होते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली जहां से भी हमें मेटल मिल सकता है अर्थ की क्रस्ट में से, वो सारे मिनरल्स होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो मिनरल्स होंगे वो कभी भी नाइट्रेट्स की फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज होती है और वो वाला मिनरल होता है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली एंड प्रॉफिटेबली। उसके बाद हमारे पास आते हैं गैंग या फिर गैंग पार्टिकल्स या फिर मैट्रिक्स। वो होती है जो उसके साथ मिट्टी कुछ भी, जो भी उसके साथ जो इम्प्योरिटीज लगी होगी वो हो, मिट्टी नहीं बेसिकली, और जो इम्प्योरिटीज उसके साथ लगी होगी, और मिट्टी भी हो सकता है, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स। अब उसको अगर रिमूव करना है तो उसके अंदर हमें फ्लक्स डालना पड़ता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लैगिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो फ्लक्स है वो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। एसिडिक फ्लक्स कब होगा, जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, बेसिक होगी, ठीक है। उसके बाद बेसिक फ्लक्स हमारे पास कब हम यूज करेंगे, जब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, जो इम्प्योरिटीज होगी, वो कैसी होंगी, वो एसिडिक नेचर की होगी। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद देखो, आपको लिखनी है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखनी है कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स आपको लिखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट ओर्स, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सोडियम की ओर, ठीक है। सोडियम की ओर जो फर्स्ट है, यहाँ पे लिखो नेम ऑफ ओर, नेम ऑफ ओर, ठीक है। सबसे पहले सोडियम की ओर, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaCl, ठीक है। सेकेंड आती है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है मैं से वही करवाऊंगी आपको, सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिले सॉल्ट पीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होती है, थर्ड होती है क्रायोलाइट, ठीक है। क्या होती है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6, ठीक है, ये होती है क्रायोलाइट, ठीक है। देखो ये इसमें एल्यूमिनियम आ गया ना, देखो ये एक हमें और मिली, ठीक है, Na3 क्रायोलाइट, जिसमें Na है, सोडियम है और एल्यूमिनियम भी है। तो इसमें से हम सोडियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एल्यूमिनियम को, तो ये एल्यूमिनियम और सोडियम दोनों की ओर होगी, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ हमारे पास है वॉशिंग सोडा, सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम की ओर, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की हमारे पास होती है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, है ना, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। फिफ्थ है इसकी बोरेक्स, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स मैंने आपको पढ़ाया था ये बोरोन वाले चैप्टर में, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है, ये है बोरेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है सारी ओर्स, दीज आर दी ओर्स ऑफ सोडियम, ठीक है। उसके बाद देखो, आपके पास आती है नेक्स्ट पोटासियम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आती है पोटासियम के की ओर, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखनी है कार्नालाइट, ठीक है। कार्नालाइट क्या होती है, ये होती है KCl डॉट MgCl2, देखो मैग्नीशियम आ गया तो मैग्नीशियम की ओर भी हो सकती है, डॉट 6H2O, ठीक है। और इसके बाद आती है इसकी आपके पास मैग्नीशियम की ओर, ठीक है। अगेन मैग्नीशियम की ये भी होगी, कौन सी, कार्नालाइट भी होगी मैग्नीशियम की, है ना, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी था, KCl MgCl2,
ठीक है, इसमें से मैग्नीशियम को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हो गई, है ना। और कौन सी होगी इसकी, इसकी हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इप्सम सॉल्ट। ठीक है, क्या होता है ये, MgSO4.7H2O। ठीक है, इप्सम सॉल्ट। उसके बाद है देखो, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड लिखो इसकी, थर्ड है इसकी, इसके तो नाम से पता चल रहा है देखो, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट। ठीक है, क्या हो गई है, MgCO4। ठीक है, ये होगी मैग्नेसाइट। MgCO4 नहीं होगा, ये MgCO होगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने लिख दिया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे पास है, नेक्स्ट जो और है वो है एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की और सबसे फेमस अगेन वो क्या हो गई हमारे पास, बॉक्साइट हो गई। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, Al2O3.2H2O। ठीक है, ये होगी। और सेकंड होगी क्रायोलाइट, जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था, Na3Al और F6। ठीक है, ये होगी क्रायोलाइट। ठीक है, उसके बाद देखो किसकी याद रखनी है आपने, एक आपको टिन की याद रखनी है। देखो टिन की, टिन की क्या होती है, टिन की होती है कैसेटरीन। ठीक है, मैंने आपको शायद किसी चैप्टर में बताया था, कार्बन फैमिली में बताया था कैसेटरीन। ठीक है, कैसेटराइट, सॉरी कैसेटराइट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिन स्टोन। ठीक है, टिन स्टोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टिन के लिए ये होती है टिन स्टोन, SnO2। ठीक है, ध्यान रखनी है ये। ठीक है, उसके बाद देखो किसकी होती है, लेड की, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होती है हमारे पास गैलेना। ये भी मैंने आपको उसी चैप्टर में बताई थी, कार्बन फैमिली में। गैलेना क्या होता है, PbS। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, उसके बाद देखो आयरन की ओर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, Fe आयरन। आयरन्स की ओर हमारे पास हो है सबसे पहले हेमेटाइट। हेमेटाइट से तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हेमेटाइट देखो, दिस इज समथिंग, आपको इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब कोई समझाई नहीं जा सकती है, तो ओर्स के नाम है, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू क्रैम ओनली। ठीक है, सबसे पहले हेमेटाइट होता है Fe2O4। ठीक है, Fe2O4 नहीं होगा, Fe2O3 होगा। ठीक है, Fe2O3, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 कर लो, Fe2O3। ठीक है, सेकंड इसकी आती है, सेकंड इसकी आती है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हमारे पास होती है Fe3O4, ये होती है Fe3O4। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास जिंक की, मरकरी की लिख लो पहले, मरकरी की। मरकरी की काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी भी होगी छोटी क्लासेस में, सिनाबार। ठीक है, 9th क्लास में है ये चैप्टर, क्या है, सिनाबार, HGS, सॉरी 10th में आएगी ये चैप्टर। ठीक है, उसके बाद है जिंक। जिंक में हमारे पास कौन सी होती है, जिंक में होती है जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक में होती है जिंक ब्लेंड।
ठीक है। जिंक ब्लेंड होती है ZnS, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड है आपके पास जिंक रेड। ठीक है, जिंक रेड बोलते हैं इसको। जिंक रेड होती है ZnO। ठीक है। तो काफी है ये आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये ओर्स को लर्न करना है। ठीक है, इनको आप सिर्फ लर्न ही कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी चैप्टर। ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको टर्म्स बता दी, मिनरल और फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, एक बार मैं आपको उसका व्यू दे रही हूँ। ठीक है, दीज आर दी स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि जब मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, हमने हमें क्या हो गया, हमें मिनरल्स मिले, मिनरल्स में से हमने वो ओर सेलेक्ट कर ली जहां से हमने अपने मेटल को निकालना है। फिर उसके साथ अर्दली इम्प्योरिटीज है। ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा है, मैट्रिक्स जुड़ा है, हमने उसकी स्लैगिंग कर दी, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या डायरेक्टली हमें मेटल मिल गया, नो, अब हमने मेटल को रिफाइनिंग तक पहुंचाना है, हमें अपने मेटल को अलग करना है। इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। देखो लिखे है ना मैंने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको किन्हीं दो मेटल्स जो आपको सिलेबस में है, शायद एल्यूमिनियम और मेटल आयरन है आपके सिलेबस में। ठीक है, सिर्फ इनकी एक्सट्रैक्शन में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझाऊंगी, सिर्फ आपको उतना है आपके सिलेबस में। बट मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के हवाले हैं। देखो, सबसे पहले जब भी हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, तो इसमें जो स्टेप 1 होता है वो होता है पल्वराइजेशन। अभी हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहला होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है, पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मेटल के पीसेस होते हैं उनको क्रश कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन आगे फर्दर करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको छोटे में क्रश कर देते हैं, उनकी ग्राइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन, एनरिचमेंट या फिर बेनिफिकेशन और मतलब कि और की ड्रेसिंग करना, और को सजाना। ठीक है, कि सबसे पहले हमने उनको क्रश कर दिया, सेकेंड स्टेप में अब हम उस और को सजाएंगे। ठीक है, उस सजाने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब ही क्या हुआ, कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें उनको, जैसे जो चावल में से हम गंद निकालते हैं ना घर पे, या फिर दाल में से निकालते हैं ना, हैंड पिकिंग से कुछ भी पत्थर आ गया उसको साइड कर दिया, सेम वही मेथड हमारे पास होता है, हैंड पिकिंग। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन आता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग को भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसी तरह से जो केमिकल मेथड होता है, जिसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं और इम्प्योरिटीज को केमिकल्स के साथ निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टेप 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कि हमारे पास हम बेनिफिकेशन ऑफ ओर या फिर ओर की सजावट किस तरह से करते हैं। नाउ आवर थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कि जो भी हमारे पास ओर है हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड में मतलब कि जैसे मेटल को ऑक्साइड बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम आयरन को ऑक्साइड बना देंगे, है ना, FeO, हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ओर है हम उसको हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा वो मेटल, और हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये दो प्रोसेस से होता है, कैल्सिनेशन से और रोस्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का, देखो अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया, अब जो मेटल ऑक्साइड बना है इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देंगे। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। मैंने आपको बोला था रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी रिडक्शन की आपके पास वो है, डेफिनेशन है। अगर हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे वो भी तो रिडक्शन हुआ, तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल, तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका हम मेटल में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टेप 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमें मेटल मिलेगा उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो उसके लिए मेथड्स होते हैं लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, कोलिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं। तो क्या किया हमने, हमने सबसे पहले ओरली, ओर को हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर दी, उसकी पल्वराइजेशन जिसको बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में हम उस ओर की सजावट करेंगे, बेनिफिकेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। उसके फिजिकल केमिकल दो मेथड होते हैं उसकी बेनिफिकेशन करने के लिए। वो मेथड्स क्या होते हैं, फिजिकल में आते हैं हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। केमिकल में आता है हमारे पास लीचिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 आपके पास क्या है, स्टेप 3 है कि मेटल ऑक्साइड बनाना, उसमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आता है। स्टेप 4 आपके पास क्या है, स्टेप 4 है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल, ठीक है। उसके बाद उस मेटल को क्या करना है हमने, उसको रिफाइन करना है, ठीक है। जब हम रिडक्शन करते हैं स्टेप 4 में, आप देखेंगे हमारे पास रिडक्शन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय मेटल, ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन करने के ये सारे मेथड है। उसके बाद लास्ट में रिफाइनिंग करनी है हमें, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, विच इज स्टेप 1। आपके पास क्या है, पल्वराइजेशन, ठीक है। स्टेप 1 है आपके पास पल्वराइजेशन। तो देखो मैंने आपको यही चीज बताया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो ये पीछे डायग्राम है इसको भी आप बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद देखो क्या है, हमने बेसिकली क्या करा, सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर होगी, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होगी, फिर कन्वर्जन ऑफ ओर होगी इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड और, उसके बाद क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे हम, प्योरिफिकेशन करेंगे हम बेसिकली इम्प्योर मेटल की, है ना, उसमें से इम्प्योरिटीज और जो होगी वो निकाल देंगे और फिर प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, देखो ये तो ओर्स लिखी है, इसको मैं आपको कर रही हूँ डिलीट, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले जो हम मेथड करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपके पास आता है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है स्टेप 1 विच इज पल्वराइजेशन, ठीक है। क्या है स्टेप 1, पल्वराइजेशन, ठीक है। पल्वराइजेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली पल्वराइजेशन में हो रहा है क्या, क्रशिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। और क्या हो रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स या फिर क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ग्राइंड लिखना है यहाँ पे, ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिखो लास्ट में लम्प्स ऑफ ओर, लम्प्स ऑफ ओर्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप 2 हमारे पास क्या था, स्टेप जो 2 था हमारे पास दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था, इसमें हम लिखेंगे मेथड्स टू रिमूव impurities, impurities from ore, कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले हमने देखा था हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग,
ठीक है, हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग देखो कैसे होती है। हैंड पिकिंग समझाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, हैंड पिकिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्प्योरिटीज थी उनको हाथ से निकाल के साइड फेंक देंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला मेथड ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इम्प्योरिटीज कितनी सारी होगी किसी भी और के साथ, और कितना ज्यादा काम होगा ये, तो इसको करने के लिए बहुत 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 ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ये मेथड फॉलो नहीं किया जाता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है हैंड पिकिंग। तो मैं इसको ज्यादा लिख भी नहीं रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड मेथड था आपके पास कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारे फिजिकल मेथड है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर मैं समझाती हूँ। बेस्ड ऑन डिफरेंट, based on different magnetic properties of a of ore and impurities, impurities one of them is magnetic and other is non magnetic। ठीक है, क्या होता है हमारे पास कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर ओर को और इम्प्योरिटी को डिफरेंट मतलब सेपरेट करते हैं। देखो क्या होगा, या तो हमारे पास जो ओर होगी वो मैग्नेटिक होगी और जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक होगी, या फिर जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक होगी और जो ओर है वो हमारे पास मैग्नेटिक होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इन इस चीज के ऊपर कि एक मैग्नेटिक है दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, इस बेसिस के ऊपर हम उन दोनों को अलग करेंगे। इसके लिए हमारे पास देखो ये होता है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है बेसिकली, ये दो रोलर्स लगे हैं है ना, यहाँ पे ये दो दो रोलर्स लगे हैं ये। ठीक है, रोलर। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर से इसमें ओर डाल रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर ओर डाल रहे हैं। अभी ओर के अंदर हमारे पास क्या है, ओर है और साथ में इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज है। अब क्या है कि हमने इस ओर को फेंका यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इम्प्योरिटीज है। अब देखो हो सकता है जैसे ये वाला जो केस है इसमें क्या लिया है कि जो हमारे पास क्या है ओर है वो क्या है, वो सपोज, अच्छा इसमें केस नहीं लिया है, सपोज हमने केस ले लिया कि जो ओर है हमारे पास वो क्या है, वो है मैग्नेटिक। ठीक है, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक। तो होगा क्या कि जब हम ऊपर से डाल रहे हैं तो दोनों चीजें साथ में आ रही है, देखो यहाँ यहाँ से। अब जैसे ये व्हील है, ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, यहाँ पे लिखा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नेचर के हैं। तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ निकल जाएंगे, लेकिन जो मैग्नेट वाले पार्टिकल्स होंगे वो इस रोलर के साथ चिपक जाएंगे और फिर यहाँ आके सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ आके निकल जाएंगे। तो हमें क्या होगा, इस जगह में जो मिलेगा वो मैग्नेटिक वाले पार्टिकल्स होंगे और जो इस जगह में हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारे पास कंसीडर कर लो और मैग्नेटिक थी, तो और हमें यहाँ मिल जाएगी और जो इम्प्योरिटी है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। उल्टा भी हो सकता था कि अगर हमारे पास क्या हो, और हो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक, तो और यहाँ मिलती और जो इम्प्योरिटी थी हमारे पास वो हमें यहाँ मिलती। ठीक है, तो इस तरह से होता है, दिस इज द मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, तो हमारे पास कैसा होता है, देखो टिन स्टोन होता है, मैंने अभी बताया था आपको टिन स्टोन टिन की ओर होती है। ठीक है, जो टिन स्टोन होती है क्या होती है वो, SnO2। ठीक है, SnO2। ठीक है, ये कैसी होती है, टिन हमारे पास क्या होता है, नॉन मैग्नेट है ना, तो ये हमारे पास कैसी होती है,
नॉन मैग्नेटिक ओर होती है। ठीक है, जो मैंने आपको टिनस्टोन लिखवाई थी अभी अभी, ये नॉन मैग्नेटिक ओर होती है। ठीक है, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जो हमें इसके अंदर यानी कि जो इसके अंदर हमारे पास कैसी होंगी, इम्प्योरिटीज होगी, वो कैसी होगी, मैग्नेटिक होगी। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या होती है, Fe टंगस्टन O4, ये इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, इसको हम वोल्फ्रामाइट बोलते हैं। ठीक है, वोल्फ्रामाइट। ठीक है, इस इसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, इम्प्योरिटी। देखो क्या है कि अगर हमने क्या करना है, टिन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने इसको और मान लिया, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हमें टिन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो बाकी बचे चीजें इम्प्योरिटी होगी, यानी कि ये वोल्फ्रामाइट इसमें इम्प्योरिटी होगी। उल्टा कर लो, अब देखो इसमें आयरन है, यानी कि ये कैसी होगी, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगी, तो ये मैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो जब हम ये वाला मेथड करेंगे तो इसमें हमें यहाँ को ये इम्प्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक हमारे पास जो और है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ मिल जाएगी, इम्प्योरिटी हमें इस साइड मिल जाएगी। उल्टा कर लो, अगर हमें वोल्फ्रामाइट से हमें आयरन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास उस साइड अब हमारे पास उल्टा हो जाएगा, इस तरफ और मिल जाएगी, दूसरी तरफ इम्प्योरिटीज मिल जाएगी। तो जब हमें जो भी एक्सट्रैक्ट करना हो तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग से कैसे इम्प्योरिटी निकालेंगे, देखो। या फिर इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं या तो ग्रेविटी सेपरेशन। देखो इसमें होता क्या है हाइड्रोलिक वॉशिंग में, जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप ना बहुत मिट्टी में ऐसे खेल के आ रहे हो, गीली मिट्टी में बहुत ऐसे खेल के आ रहे हो, और आप घर पे आके अगर अपने आप को वॉश कर लेते हो, किससे, ऐसे पानी मार के पाइप से, तो जो मिट्टी होगी ऊपर ऊपर वाली वो सारी निकल जाएगी। या फिर ऐसे सोच लो कि होली में खेल के आ रहे हो, ऊपर ऊपर से पानी मारा, तो ऊपर ऊपर से जो होली का कलर होगा वो निकल जाएगा, है ना। तो यही मेथड होता है, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग का भी, कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो लाइट वेट की होती है ना, जो मेन ओर है उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज है वो लाइट वेट की है। ठीक है, तो ऊपर से पानी मारेंगे, ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगी और पीछे और रह जाएगी। ठीक है, तो क्या है इसमें लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इट इज बेस्ड, थर्ड है ना ये आपके पास, थर्ड मेथड, इट इज बेस्ड अपॉन द principle that both ore, both ore and impurity and impurities have different specific gravity, ठीक है, और डेंसिटी। मतलब कि क्या है कि दोनों ओर्स और इम्प्योरिटी की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जनरली हमारे पास की जो ओर होती है वो हैवी होती है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो कैसी होती है, इम्प्योरिटी हमारे पास लाइट होती है। जनरली ऐसा ही होता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास जो ऑक्साइड्स वाली ओर होती है, ठीक है, जैसे कि Fe2O3, ठीक है, ऑक्साइड्स वाली और कौन सी होगी, Fe2O3 और टिनस्टोन SnO2। ठीक है, ये हमारे पास कैसी होती है, ये हमारे पास हैवी ओर्स होती है। ठीक है, अब देखो, 2 और 2 क्या होता है, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखो, 4 और 2 क्या होता
एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं यहाँ पे कैसे होता है इसमें, कि देखो हमने यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो ये ओर के पार्टिकल्स ऐसे यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही इन ओर्स के ऊपर पानी डाला, तो पानी डालने से जो डेंसर हमारे पास जो लाइटर वाले पार्टिकल्स थे, यानी कि जो इम्प्योरिटी थी, वो ऐसे पानी के साथ नीचे बह जाएगी। यहाँ हमें इम्प्योरिटी मिल गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इम्प्योरिटी मिल गई, ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे क्या रहेगी, और रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, बाद में जो ये जगह होगी यहाँ से और को निकाल लेंगे, गैंग पार्टिकल हमें नीचे मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से दिस इज हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसको आप। ठीक है।